हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टॉप अकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास वाले अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट का हमारा अगला टॉपिक कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बच्चों, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश का इनफ्लोज और आउटफ्लोज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और आज हम यहां पर यह समझने वाले हैं कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश का इनफ्लोज और आउटफ्लोज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इस चैप्टर की स्ट्रैटेजी मैं आपके सामने पहले ही डिस्क्लोज कर चुका हूं कि हम यहां पे इंडिविजुअली पहले इसमें एक्सपर्टाइजेशन लेंगे, उसके बाद एट द एंड हम इन सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ मिला के कंप्लीट क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका बच्चों एक छोटा सा फॉर्मेट में आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आया हूं। इस फॉर्मेट में बच्चों आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले फाइनेंसिंग मैं आपको समझा चुका हूं, एक बार हमको उसको और समझना पड़ेगा। फाइनेंसिंग सिंपल शब्दों में याद रखिएगा, रेजिंग फंड्स एंड रीपेमेंट ऑफ लोन्स। मतलब जहां से आप फंड रेज करते हैं और उसके बाद उनको रीपे करते हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटी किसमें आ जाती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो कोई भी कंपनी आप मुझे बताओ फंड्स कहां से रेज करेगी? सर वो शेयर्स इशू करेगी, वो डिबेंचर्स इशू करेगी, या और कोई लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स करेगी। इससे बिजनेस के पास क्या होगा? कैश का इनफ्लो होगा। इसके बाद और कहां से हम लोग फंड अरेंज कर सकते हैं? तो सर हो सकता है कि आपने ना बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट का यूज करके आपने अपने फाइनेंस को अरेंज कर लिया हो, तो इसको बोलेंगे हम इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट। और अगर बच्चों आप इनका पैसा लौटा देंगे तो वो भी किस कैटेगरी में आएगा? फाइनेंसिंग की ही कैटेगरी में आएगा। तो आप देख सकते हैं फंड रेज करने के हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, ओनर्स फंड और बोरोड फंड। यहां आप देख सकते हैं ये ओनर्स फंड था और ये सारे के सारे अब क्या है यहां पर बोरोड फंड्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पेमेंट ऑफ फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। अब आपने जिन शेयर होल्डर से पैसा लिया है बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, अब आप इससे प्रॉफिट बनाएंगे। प्रॉफिट का एक हिस्सा उनके साथ शेयर किया जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको अपने शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा फाइनल डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड। दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये बच्चों में इसके इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका हूं। एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बाद जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा वो होता है फाइनल डिविडेंड, और इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो आपको बीच में ही ऑफर कर दिया जाता है विदाउट नोइंग एक्चुअल प्रॉफिट। इसके अलावा भैया अब आपने जैसे इनको डिविडेंड दिया है, किनको? शेयर होल्डर्स को, तो ये डिबेंचर्स और ये अदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और ये बैंक ओवरड्राफ्ट वाला है, इनको भी तो कुछ पे करना पड़ेगा। तो इनको पे किया जाता है इंटरेस्ट। तो अब आप दोगे बच्चों बोरोविंग्स पे इंटरेस्ट, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स हो। इसके अलावा बच्चों फिर डिबेंचर्स का जब पैसा लौटाया जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स का जब पैसा लौटाया जाता है, तो उसे बोला जाता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो आप कर रहे हैं ना ऑब्जर्व, मैंने आपको बताया था ना फंड रेज करना। देखो यहां फंड रेज किया, यहां फंड रेज किया, अब इनका पैसा लौटा रहे हैं, तो इसको मैंने बोला था रीपेमेंट ऑफ लोन। तो फंड रेज करना और लोन को रीपे करना, उसके अलावा शेयर्स पे डिविडेंड देना और बोरोविंग्स पे इंटरेस्ट देना, यही आपकी क्या है बच्चों? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। रीपेमेंट ऑफ लोन्स, इसके अलावा पेमेंट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस। भाई शेयर इशू एक्सपेंसेस जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहलाएगी। क्यों भाई? शेयर इशू करना क्या होता है? फाइनेंसिंग। तो उससे जुड़े हुए एक्सपेंसेस भी क्या कहलाएंगे? फाइनेंसिंग। इसी तरीके से अंडरराइटिंग कमीशन आप पे करोगे, वो भी कौन सी एक्टिविटी हो जाती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर एक बार समझा तो दो अंडरराइटिंग कमीशन होता क्या है। भैया हमारे पास ना जो कैपिटल मार्केट है उसका रेगुलेटर है सेबी। सेबी ने एक नियम बना के रखा है कि जब कभी भी कोई भी कंपनी अपने शेयर्स इशू करेगी ना, तो 90% शेयर्स जो है वो पब्लिक को लेने ही पड़ते हैं। और अगर 90% शेयर्स पब्लिक नहीं लेंगे उस कंपनी के, तो उस कंपनी का आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है वो फेल हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए कंपनी किन्हीं एजेंसीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि भाई अगर 90% से कम हुआ, शॉर्टफॉल आया ना, तो बच्चे कुछ शेयर्स आप खरीद लेना और हमारा 90% का सब्सक्रिप्शन पूरा कर देना। इसके अगेंस्ट में हम जो आपको कमीशन देंगे उसको बोला जाता है अंडरराइटिंग कमीशन। और इसके अलावा बच्चों पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स एज ऑर्डिनरी एक्टिविटी। तो अगर यहां पे आप अपनी ही कंपनी के शेयर्स को बायबैक कर लेते हैं तो वो भी किसके अंदर आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी के ही अंदर आएगा। तो ये बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा इसका जो फॉर्मेट है वो समझा दिया है। अगर आप इसको नहीं भी याद कर पा रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं लेने का, सिंपल सी चीजें याद रखो। कहां कहां से फंड्स आते हैं बिजनेस में? तो इक्विटी शेयर्स, सब प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, इसके अलावा बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। अब इनका पैसा लौटा दो, इक्विटी वाले का हटा के सबका पैसा लौटाना पड़ता है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा लौटाओगे, तो डिबेंचर्स का पैसा लौटाओगे, तो इसके लिए टर्म यूज किया जाता है रिडम्पशन। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। फिर इसके अलावा रीपेमेंट कर दो लोन का, शॉर्ट टर्म के लिए या फिर चाहे लॉन्ग टर्म के लिए। और इसके अलावा शेयर्स पे दिया जाता है डिविडेंड, उसको रिकॉर्ड करिए, और बोरोविंग्स पे दिया जाता है इंटरेस्ट, वो रिकॉर्ड करिए। तो ये जो छोटी मोटी नॉर्मल चीजें वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। इसके अलावा भी शेयर इशू एक्सपेंसेस और अंडरराइटिंग कमीशन को हमको कंसिडर करना पड़ता है। अब बच्चों इसको न्यूमेरिकली अगर हमको समझना है तो एक काम करते हैं, अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं किस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं। तो यहाँ पे बस हम लोग अभी फाइनेंसिंग एक्टिविटी पर ही फोकस रखेंगे। उसके
उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग हो गया, इन्वेस्टिंग हो गया, फाइनेंसिंग हो गया। इसके बाद वाले वीडियो में बच्चों मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कंप्लीट क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट के। तो वहां पे हम बिल्कुल बच्चों रगड़म पट्टी करने वाले हैं, मतलब हम बहुत सारे टाइप के बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नेचर के कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और उसके बाद एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, वो मैं आपको अगले वीडियो में ही बताऊंगा। तो यहां पे हम देख सकते हैं, इसमें से फाइनेंसिंग एक्टिविटी मुझे कैलकुलेट करके दिखानी है, रीड कर लेते हैं एक बार बच्चों। तो यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर्स कितने के थे, 4 लाख के, करंट ईयर में कितने के हो गए, 5 लाख के। तो ये हमको रीड करना है। इसके अलावा 10% डिवेंचर्स है मेरे पास, प्रीवियस ईयर में 1,50,000 के थे, करंट ईयर में 1 लाख के हो गए। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 40,000 से बढ़ के 50,000 का हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है मेरा वो 150 से कितना हो गया है, 2 लाख। नीचे के एडजस्टमेंट गिवन है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स कितना है सर, 10,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है सर, 15,000। एंड प्रीवियस ईयर का जो है 10,000। प्रीवियस ईयर से मुझे इधर पे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो सारे के सारे फिगर्स हमने रीड कर लिए। अब एक एक करके बच्चों हम लोग इनमें क्या करेंगे, डील करेंगे। तो उसके लिए हमको यहां पर बनाना पड़ेगा बच्चों अपना फॉर्मेट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। चलिए, तो यहां पर मैं आप लोगों के लिए तैयार कर देता हूं आपका अब यहां पर सॉल्यूशन। तो यहां पर बच्चों कोई अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना होता है जिस तरीके से हम लोगों ने इन्वेस्टिंग में किया था। सीधे रीड करिए, कैलकुलेशन करिए और अपना जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीट कर लीजिए। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसके बाद पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये आपका एक फॉर्मेट जो है वो मैंने तैयार कर दिया है। अब हमको इनफ्लोज और आउटफ्लोज ढूंढने। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीवियस ईयर में मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख का था, करेंट ईयर में 5 लाख का है। मतलब इस साल मैंने 1 लाख रुपीस के शेयर्स और इशू किए हैं, ठीक है। और तो 1 लाख के शेयर्स और इशू किए, तो यहां पर हमारे पास 1 लाख रुपए का कैश में इनफ्लो होगा। तो मैं यहां पे लिख दूंगा इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। 1 लाख पॉजिटिव रहेगा, शेयर्स इशू करने से कैश का इनफ्लो होता है। पहले एक एक करके इनमें डील करिए, फिर जाके आप लोग यहाँ नीचे एडजस्टमेंट में डील करिएगा। 10% डिवेंचर्स, ये एक तरीके की लाइबिलिटी है, एक तरीके का लोन है। प्रीवियस ईयर मेरे ऊपर लाइबिलिटी हुआ करती थी 1,50,000 की, जो कि अब रिड्यूस होकर हो गई है 1 लाख की। तो क्यों कम हो रही है, क्योंकि हमने इनका रिडेम्पशन कर दिया होगा। डिवेंचर्स के लिए आपका रीपेमेंट के लिए कौन सा टर्म यूज करना होता है, रिडेम्पशन। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। प्रीवियस ईयर कितने के थे सर, प्रीवियस ईयर आपके डिवेंचर्स 1,50,000 के थे, अब 1 लाख के ही बचे। तो हमने 50,000 के डिवेंचर्स का क्या कर दिया होगा, रिडेम्पशन कर दिया होगा। सर आप तो हमेशा कहते हो ना कि किसी भी वेरिएबल के सामने परसेंटेज लगा रहता है तो उसका कंपलसरी कैलकुलेशन होता है। बिल्कुल होगा भाई कंपलसरी कैलकुलेशन। इसमें मैं क्या निकालूंगा, इंटरेस्ट। कुछ नहीं बोलते तो इंटरेस्ट काय पे निकलता है, ओपनिंग पे। लेकिन प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया था कि जब कभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेटेड होता है ना, आपको उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व पे। प्रीवियस ईयर कितने का था, 40,000 का, अब कितने का हो गया, 50,000 का। इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का सीधे सीधे डायरेक्ट कनेक्शन जो है बच्चों वो इक्विटी शेयर से। तो आपने 1 लाख के शेयर्स इशू करें। शेयर्स ना 2 तरीके से इशू किए जाते हैं, एट पार, एट प्रीमियम। तो जब कभी भी आप फेस वैल्यू से ज्यादा पे शेयर्स इशू करते हैं, जैसे हमारी पर्टिकुलर भाई कोई कंपनी है XYZ, उसका एक शेयर का वैल्यू है 10 रुपीज, इसको बोला जाता है फेस वैल्यू। अब वही 10 वाला शेयर ना मैं आपको 11 में दे रहा हूं, तो जो आपसे एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज किया जाएगा ना, उसको क्या बोला जाता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 40,000 से 50,000 हो रहा है ना, तो ये जो 10,000 का प्रीमियम आया ना, ये 1 लाख के जो शेयर्स आपने इशू करे थे ना, ये वहां से आया है। तो या तो आप वो 10,000 में ऐड करके दिखाओ, अलग से दिखा दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा प्रोसीड्स फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो क्या है सिक्योरिटीज प्रीमियम, शेयर्स इशू करते वक्त जब आप पब्लिक से एक्स्ट्रा अमाउंट लेते हो ना, तो वो आपके लिए क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो पॉजिटिव है। और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स हमारे लिए क्या है, नेगेटिव है। और आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। पिछले साल तक मेरे ऊपर 1,50,000 का बैंक ओवरड्राफ्ट था, जो बढ़कर कितने का हो गया, 2 लाख का। मतलब 50,000 का मैंने और लोन ले लिया है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इंक्रीज, प्रोसीड भी लिख सकते हो, ठीक है, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट। पिछले साल कितने का था, 150, अब 2 लाख का हो गया। मतलब 50,000 का मैंने और एक शॉर्ट टर्म लोन ले लिया है। तो मैंने अभी क्या सिखाया था फाइनेंसिंग में, रिकॉल करो, रेजिंग ऑफ फंड्स, रीपेमेंट ऑफ लोन। देखो यहां आपने फंड रेज किया है,
ठीक है, और इसी पे आपको पैसा मिला है, ये भी फंड रेज करना ही हो गया, ये भी फंड रेज हो रहा है, और यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पर सर हम लोग रीपेमेंट कर रहे हैं लोन का। दो चीज़ें ये हो गई। अब यहाँ पर शेयर्स पे क्या देना होता है, डिविडेंड, और लोन पे क्या देना होता है, इंटरेस्ट। तो यहाँ पे डिविडेंड की तो कोई बात नहीं कही है, लेकिन इंटरेस्ट की बात की जा रही है लोन पे। डिबेंचर्स पे कितना है 10,000 का, और बैंक ओवरड्राफ्ट पे कितने का है 15,000 का। तो मैं यहाँ लिख दूंगा अब इंटरेस्ट पेड 10,000 का किस पे था सर, डिबेंचर्स पे, और 15,000 का किस पे था सर, बैंक ओवरड्राफ्ट पे। तो टोटल कितना हो जाएगा 25,000, और ये हो जाएगा बच्चों आप लोगों के लिए आउटफ्लो। बस अब आप यहाँ पे पता लगा लीजिए प्लस माइनस करके। तो देखो ये 50 से तो ये 50 आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये हो गया आपका 1,10,000, और उसमें से 25 चला जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 85,000। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ मेरा कितना निकल कर आ रहा है, 85,000। चलें आगे, अब देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है इसके अंदर, ये बोनस शेयर वाला क्वेश्चन रीड कर लेते हैं पहले हम लोग। सर यहाँ आपसे बोले जा रहा है, रायन लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इक्विटी शेयर कैपिटल है, यहाँ देखेंगे पहले इनके पास कितने का हुआ करता था, 10 लाख का, बढ़कर कितने का हो गया 15 लाख का। शेयर्स इशू करके इनने फंड रेस किया है। 10% डिवेंचर्स थे, 1 लाख के थे, गायब हो गए, मतलब आपने रिडम्पशन कर दिया, उधारी चुका दी, लोन आपके खत्म हो गए। यहाँ देखो गायब था, एकदम से आ गया, मतलब आपने फिर से क्या कर लिए, इस साल आपने 8% डिवेंचर से उनके माध्यम से फंड्स रेस कर लिया। हो सकता है इनकी मैच्योरिटी आ गई हो कि इस साल भाई इनका पेमेंट करना ही पड़ेगा, लोन लेते से ही बता देते हैं कि लोन कब रीपे करेंगे, तो यहाँ आपने बता दिया होगा, तो इसी साल ये लोन रीपे हो गए, फिर पैसों की जरूरत पड़ी तो नए डिवेंचर्स इशू कर लिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मेरे पास है कि भाई हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं यहाँ पर डिवेंचर्स पे 10,000 का, नहीं देते ना, इधर से कैलकुलेट कर लेता मैं, ठीक है। डिविडेंड भी देना है आपकी बार कितने का, 50,000 का। और यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2021-2022 रेयान लिमिटेड इशूड बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो शेयर्स इशू हो रहे हैं ना, बेसिकली वो बोनस इशू है, कैश के लिए नहीं है। डील करेंगे इसको एक एक करके हम लोग, किस तरीके से समझना है। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग अपना फॉर्मेट जो है वो बना लीजिए, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पर्टिकुलर अमाउंट देखिए यहां पर ये जो आपको दिख रहा है बोनस इशू, और ये जो इसको आपका शेयर कैपिटल बढ़ रहा है ना, इनका आपस में कनेक्शन है। कैसे कनेक्शन है मैं आपको बताता हूं। बोनस इशू दिया गया है 2:1 के रेशो में। बोनस इशू कैसे दिया गया है, 2:1 के रेशो में। अब आप मुझे बताओ कि 10 लाख से कितना हो गया है 15 लाख, मतलब आपने कितने के शेयर्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं सर, 5 लाख रुपीज़ के। पहले आपके शेयर्स कितने हुआ करते थे सर, 10 लाख रुपीज़ के। अब बच्चों इनके बीच में अगर रेशो निकालना तो कितने का निकल कर आ रहा है, 2:1। मतलब हर वो व्यक्ति जिसके पास पहले 2 शेयर थे, आपने उसको 1 शेयर फ्री में दे दिया, जिसको बोला जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, बोनस इशू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2:1 में मैंने जो है शेयर्स इशू करें, तो 10 लाख के अगेंस्ट में मुझे उसके आधे शेयर्स और इशू करने पड़ेंगे। अभी समझा ना, हर जो व्यक्ति जिसके पास 2 शेयर तो उसको 1 शेयर फ्री में मिल रहा है, तो 2 थे तो कितने मिलेगा, 1 फ्री में। 4 थे तो कितने मिलेंगे, 2 फ्री में। तो ऐसे ही 10 लाख के तो कितने फ्री में मिलेंगे, 5 लाख के। तो ये जो शेयर्स बढ़ रहे हैं ना, ये बोनस इशू के कारण बढ़ रहे हैं, और बोनस जो है शेयर्स वो फ्री में दिए जाते हैं। इससे आपके पास कंपनी में किसी भी तरीके का कोई भी कैश में इनफ्लो नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पर अब आप लोग, इवन आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है, लेकिन फिर भी आप इस इंक्रीज को कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू बोनस शेयर्स, और बोनस शेयर्स के लिए कंपनी पैसा नहीं लेती है शेयर होल्डर से। तो ऑल दो शेयर कैपिटल बढ़ रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी कैश में इनफ्लो नहीं है। 10% वेंचर्स को पकड़ते हैं, पहले 1 लाख के थे, अब गायब हो गए। क्यों गायब हो गए, क्योंकि हमने इनका रिडम्पशन कर दिया है, हमने इनका जो है रीपेमेंट कर दिया है आपने इनका पैसा लौटा दिया है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, 1 लाख रुपीज का रीपेमेंट हो गया है, रिडेम्पशन हो गया है। इसके बाद सर नए वाले डिबेंचर्स आ गए, उनकी जगह गायब थे, एकदम से लायबिलिटी क्रिएट हो गई 2 लाख की, मतलब आपने डिबेंचर्स इशू करके लोन ले लिया है। तो मैं यहाँ लिखूंगा इशू ऑफ डिबेंचर्स। सर 2 लाख से इंक्रीज हो रही है लायबिलिटी, तो 2 लाख का लोन लिया है आपने, ये आपके लिए इनफ्लो ही रहेगा।
आगे चलते हैं सर, यहाँ पर इंटरेस्ट दिया आपने डिबेंचर्स पे 10,000 रुपीज़ का, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड 10,000 पे कर रहे हो ना, कैश का आउटफ्लो है। उसके बाद सर डिविडेंड भी पे किया आपने 50,000 का, लास्ट वाला एडजस्टमेंट हम ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अब डिविडेंड पेड। कितना डिविडेंड दिया है सर? 50,000 रुपीज़ का आउटफ्लो हो जाएगा ये आप लोगों के लिए। अब कर लो भाई प्लस माइनस, 2 लाख बेचारा अकेला पॉजिटिव है, 1 लाख का आउटफ्लो इधर हो गया, 10,000 का इधर हो गया, 50,000 का इधर हो गया सर। सिर्फ और सिर्फ अब हमारे पास बचे हैं 40,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितना? 40,000 पॉजिटिव। एकदम क्लियर। चलें आगे बिना देरी करे। यहाँ देखिए, अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसके एडजस्टमेंट्स कहाँ हैं भाई? अच्छा यहाँ पर इसके एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप इनको ट्रीट कर लो, फिर एक एक करके हम लोग एडजस्टमेंट को ट्रीट कर लेंगे। रीड कर लेते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख से कितना हो गया? 9 लाख इंक्रीज हो रहा है, मतलब शेयर्स इशू करें। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख से 3 लाख का हो गया, कम हो रहा है, मतलब आपने रिडेम्पशन कर दिया, प्रेफरेंस वालों का पैसा लौटा दिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है बढ़ रहा है, तो ये जो आपने ऊपर इक्विटी शेयर्स इशू करे थे उसी पे आपने एक्स्ट्रा पैसा ले लिया, जिसको क्या बोला जाता है? प्रीमियम। डिबेंचर्स जो हो रहे हैं बढ़ रहे हैं, मतलब डिबेंचर्स इशू करके आपने लोन लिया है, आपके पास और पैसा आ रहा है। एडजस्टमेंट ये है कि इंटरिम डिविडेंड देना इक्विटी शेयर्स पे एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर 15% के हिसाब से दे देंगे। डिविडेंड देना है प्रेफरेंस शेयर्स पे, वो भी दे देंगे। प्रेफरेंस शेयर्स का जो रिडम्पशन हो रहा है 5% के प्रीमियम पे हो रहा है, समझाऊंगा मैं ये क्या है। और न्यू शेयर्स और डिबेंचर्स जो इशू किए गए वो इस साल के अंत में, मतलब एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर किए गए हैं। ठीक है भाई, चलो इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो बहुत कोई टफ नहीं है, मैं एक चीज़ बता दूं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। प्रैक्टिस करो मेरे साथ, आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जाइए, मैं आपकी पर्सनली हेल्प कर दूंगा वहाँ पे। तो पहले ना एक काम करते हैं बच्चों, मैं यहाँ पर अपना जो है फॉर्मेट तैयार कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कैश फ्लो फ्रॉम, कोई भी हेडिंग बनाओ ना हमेशा कैपिटल लेटर में बनाया करो, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। करें स्टार्ट। कुछ नहीं करना है, एक एक आइटम को पकड़ते जाओ, उसका ट्रीटमेंट करते जाओ। शेयर्स जो है बढ़ रहे हैं, 7 लाख से कितने के हो गए? 9 लाख के। इससे कैश मिलेगा मुझे, यहां बड़े प्यार से लिख दो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। कितने से कितने हो गए? 7 लाख से 9 लाख हो गए, मतलब 2 लाख रुपीज से शेयर्स इशू किया है, तो आपके पास 2 लाख रुपए का कैश आ जाएगा। नेक्स्ट है भाई आपके प्रेफरेंस शेयर्स, ये ना सर 5 लाख से 3 लाख के हो गए, कम हो रहे हैं, तो इनका आपने रिडेम्पशन कर दिया होगा, आपने उनका पैसा लौटा दिया होगा। अब रिडेम्पशन पे एक एडजस्टमेंट था, याद आ रहा है ना? अभी बताता हूँ। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अलग अलग भी दिखा सकते हैं, एक साथ भी दिखा सकते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो आप प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन कर रहे हो ना, यहाँ देखो, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 31 मार्च 2022। इसका मतलब क्या है कि जब प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा लौटाया गया तो उसको प्रीमियम पे लौटाया गया, मतलब एक्स्ट्रा लौटाया गया। कितना एक्स्ट्रा लौटा रहे हो? 5%। ठीक है, यहाँ देखना। अब इसमें जनरली बच्चा क्या कर देता है कि वो देखता है कि सारे कैलकुलेशन ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यूज़ के ऊपर होते हैं, वो यहाँ पर भी ओपनिंग क्लोजिंग में प्रीमियम निकालने लग जाता है। गलत। जितने का रिडम्पशन कर रहा हूं, 5 लाख से रिडम्पशन कर रहा हूं मैं, और 3 लाख का बचा है हमारे पास, तो कितने का रिडम्पशन किया मैंने? 2 लाख का। जितने का रिडम्पशन किया है उसके ऊपर प्रीमियम दिया जाता है, तो 2 लाख का 5% जो है बच्चों आपका प्रीमियम और रिडम्पशन हो जाएगा। तो आप चाहो तो मैं तो कह रहा हूं अभी अलग अलग दिखा देना, तो यहां पर आप लोग 2 लाख रुपीज लिख दीजिए, 2 लाख से कम हो रहा है, इसका प्रीमियम अभी हम दिखा देंगे। अलग अलग दिखा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बढ़ रहा है, तो ये जो ऊपर आपने इक्विटी शेयर्स इशू किए थे ना, इस पर आपने एक्स्ट्रा पैसा वसूला है एप्लीकेंट से 40,000 रुपीज से, तो आप यहां पे लिख देंगे प्रोसीड्स फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना? 40,000 बढ़ रहा है, पॉजिटिव है मेरे लिए, कैश आ रहा है। और आगे चलते हैं हम लोग। 12% डिबेंचर्स 3 लाख से 4 लाख के हो गए, बढ़ रहे हैं। डिबेंचर इशू करने से लोन लेते हैं अपन लोग, कैश आएगा हमारे पास, तो यहाँ मैं लिख दूंगा इशू ऑफ डिबेंचर्स।
1 लाख पॉजिटिव रहेगा, कैश आ रहा है। इसके बाद बच्चों अब हम यहाँ पर एक 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 करके ना जो है आपके एडजस्टमेंट्स देखेंगे। एक चीज़ मैं और बता दूं, 12% डिबेंचर्स, 12% प्रेफरेंस शेयर्स। जब भी हर वीडियो में बताता हूँ, जब भी किसी वेरिएबल के सामने परसेंटेज गिवन है उसका कैलकुलेशन होगा ही होगा। इंटरिम डिविडेंड देना है कह रहे इक्विटी शेयर्स पे 15% का आपको यहाँ पर देना है। 15% का दे देता हूँ भाई इंटरिम डिविडेंड। तो मैं बच्चों यहाँ लिखूंगा इंटरिम डिविडेंड पेड। इक्विटी वालों को मिल रहा है इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। अब चाहिए आप अपने इक्विटी शेयर्स पे, तो यहां पे हम देख सकते हैं मेरे इक्विटी शेयर्स जो है ओपनिंग में कितने गए, 7 लाख के। 7 लाख का मुझे 15% निकालना पड़ेगा। अब एक कॉन्सेप्ट बच्चों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है और मैं बिल्कुल चैलेंज ले सकता हूँ कि बच्चों ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। जब भी आप इस तरीके के परसेंटेज वाले कैलकुलेशन करने जाओगे ना, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है हमेशा ओपनिंग पे निकालो। कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हमेशा ओपनिंग पे निकालो। अगर उसमें कोई एडजस्टमेंट हो रहा है, कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है और अगर ओपनिंग डेट गिवन है तो क्लोजिंग पे निकालो। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है ओपनिंग पे। अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके अंदर जिसमें डेट ओपनिंग गिवन है तो काय पे कैलकुलेशन होगा, क्लोजिंग पे। और अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसकी डेट क्या गिवन है, क्लोजिंग, तो कैलकुलेशन काय पे होगा, ओपनिंग पे। बस ये 3 चीजें याद रखनी है। कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ओपनिंग पे कैलकुलेट करो, क्लोजिंग डेट गिवन है ओपनिंग पे कैलकुलेट करो, और अगर ओपनिंग डेट गिवन है तो क्लोजिंग पे कैलकुलेट करो। यहां मैं आपको बताता हूं, देखना आप लोग। ठीक है, यहां देखो लास्ट में देखना, न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स वर इशूड एट द एंड ऑफ द ईयर। कौन सी डेट गिवन है, क्लोजिंग। सारे कैलकुलेशन काय पे होंगे, ओपनिंग पे। तो 15% मैं निकालूंगा ओपनिंग पे। ओपनिंग पे कितना है सर, 7 लाख। 7 लाख का बच्चों 15% जो होता है वो होता है आपका 1,05,000। तो इंटरिम डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स कितना हो जाएगा, 1,05,000। नेगेटिव है। अब इक्विटी वालों को जैसे दे रहे हो तो यहीं से अंदाजा लगा लो, एक हिडन एडजस्टमेंट है इसके अंदर कि सर इक्विटी से पहले ना प्रेफरेंस वालों को देना पड़ता है। तो प्रेफरेंस वालों पे चलते हैं। तो यहाँ पर इसकी भी मैं डेट निकाल लूँगा। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट ए प्रीमियम, है ना। देखो ईयर एंड हो रहा है ट्रांजेक्शन प्रेफरेंस शेयर्स पे ईयर एंड में, ईयर एंड पे हो रहा है, कैलकुलेशन क्या पे होगा, ओपनिंग पे। तो ओपनिंग पे मैं दिखाता हूँ डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कितना निकल कर आएगा आप लोगों के लिए। सर हमारे पास ओपनिंग में जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो है 5 लाख के। 5 लाख का सर अपने को निकालना पड़ेगा 12%, जो कि होता है 60,000। तो बार बार बच्चों उसको रिवाइंड करिएगा आप लोग, बार बार रिवाइंड करिए, छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए कैसे कब क्या कैलकुलेट करना है, एक एक चीज डिटेल में बता रहा हूं। तो यहां जाएगा डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, 5 लाख का 12%, 60,000 का आउटफ्लो हो रहा है इधर पे। और देख लेते हैं कुछ और है क्या। प्रेफरेंस शेयर्स हो गया। न्यू डिबेंचर्स के इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है क्वेश्चन में, लेकिन कंपल्सरीली डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो आपको उसको देना ही पड़ेगा। अब डिबेंचर का जो ट्रांजैक्शन है उसकी डेट कौन सी गिवन है सर, ईयर एंड वाली। तो कैलकुलेशन का पे होगा उसका ओपनिंग डेट पे। तो 12% डिबेंचर्स हैं, 3 लाख का कितना निकालना पड़ेगा मुझे, 12% कितना होता है 36,000। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स सर हमारा आएगा 36,000। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर हमारे पास ट्रांजैक्शन में क्लोजिंग डेट है, कहां है सर क्लोजिंग डेट, यहां देखो लिखा था ना कि डिबेंचर जो इश्यू किए गए वो एट द एंड में किए गए, तो कैलकुलेशन कहां पे होगा, ओपनिंग पे। तो ओपनिंग पे मैं निकालूंगा। दूसरी बात यहां पर यह है कि इनने कहीं पर भी बोला नहीं है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको यहां पे इसको कंपलसरी देनी पड़ेगा 12%। तो 3 लाख का 12% निकाल लीजिए, कितना निकल कर आएगा सर 36,000। तो बच्चों यहां पे आपका जो इंटरेस्ट है वो जाएगा 36,000। तो मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे सब कुछ कवर कर लिया है, लेकिन फॉर द सेफर साइड एक बार देख लेते हैं कोई सा ऐसा जो एडजस्टमेंट है, छूट तो नहीं गया। डिविडेंड मैंने दे दिया है, प्रेफरेंस शेयर्स पे भी दे दिया है, प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन किया गया प्रीमियम पे। अरे इसका प्रीमियम तो निकालो भाई 5% का। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, 5 लाख से 3 लाख हो गया। ओपनिंग क्लोजिंग पे मत चले जाना। रिडम्पशन कितने का हो रहा है, 2 लाख। 2 लाख का 5% निकालो, कितना होता है सर 10,000। ये यहाँ रह गया था, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए इसका ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी बता दूं, ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम से मिला था ना, ये आप इक्विटी शेयर्स में ऐड कर सकते हैं, और ये जो बच्चों हमारा यहाँ पर रिडेम्पशन कर रहा हूँ मैं, उसमें ये वाला प्रीमियम भी मैं क्या कर सकता हूँ, आपस में ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, आप चाहे तो अलग अलग भी इसको दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 10,000 का आउटफ्लो जो है बच्चों यहाँ पे और हो रहा है।
अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये 2 लाख से ये 2 लाख, तो भैया हमारा पॉजिटिव नेगेटिव जो था वो आपस में खत्म हो गया। ये दोनों आपस में कितने बन रहे हैं सर, ये बन रहे हैं अपने 1,40,000, और उसमें से हम लोगों को इन सब का जो एडिशन है ना वो सब्ट्रैक्ट करके दिखाना है। वैसे तो वैल्यू नेगेटिव में ही आने वाली है। तो 1,40,000 सर अपने पास इनफ्लो है, उसमें से आप माइनस कर दीजिए 1,05,000, फिर उसमें से माइनस कर दीजिए सर 60,000, उसके बाद सर 36,000, आफ्टर डेट सर 10,000, 71,000 सर आपका नेगेटिव आ रहा है। तो ब्रैकेट में डाल दो और यहां लिख दो कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यूज्ड क्यों लगाते हैं अपन लोग, नेगेटिव है, पॉजिटिव रहेगा तो फ्लो लगा देना। एकदम क्लियर है। तो यहां हम लोगों ने बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे भी एक्स्ट्रॉर्डनरी कमांड बना ली। इससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल एडजस्टमेंट्स हैं सारे के सारे मैंने डिस्कस कर दिए। और कोई छूट भी गया ना टेंशन मत लेना, क्योंकि अगले वीडियो में अब हम कंप्लीट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं, बिल्कुल भर के क्वेश्चंस हम लोग वहां पे अटेम्प्ट करने वाले हैं। जितने भी पॉसिबल एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हम वहां पे अटेम्प्ट करने वाले हैं। अगर इनमें से ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों करवा दिया मैंने, याद है ना भैया, पूरा का पूरा हायरार्की देख लो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको, फिर मैंने आपको बताया कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को। उसके बाद मैंने बच्चों आप लोगों के साथ डिस्कस किया है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैसे कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो पता लगाया जाता है, फिर हमने किया इन्वेस्टिंग, फिर हमने किया फाइनेंसिंग, और अब हम करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के कंप्लीट क्वेश्चंस। कोई भी डाउट है बच्चों तुरंत कमेंट बॉक्स में जाके मेंशन कर दीजिएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइए। तो हमारे चैनल स्टार्टअप एकेडमी को लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। आपके इस साल की पूरी तैयारी हमारी जिम्मेदारी है। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। जय हिंद।